से जूझने के लिए उन लोगों को तैयार और ट्रेंड किया जाता है। और नए नए इक्विपमेंट की बात है, आज हरियाणा सरकार ने अभी टेंडर लगाकर इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर 250 करोड़ के नए इक्विपमेंट, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उसके लिए 104 मंजिल तक जा सकें, ऐसी लिफ्टें 90 मंजिल तक जा सकें, ऐसी क्रेन्स और डिफरेंट तरीके के आग के अंदर वो एक ऐसा सूट पहनकर कि जिससे कि किसी भी वर्कर को कोई हानि ना हो, और रोबोटिक तरीके से हम फायर फाइटिंग पर काबू पा सकें, और अन्य अन्य जो इक्विपमेंट्स है वो खरीदने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है। और इसमें रेगुलर परिवर्तन करने का काम हम लोग करते रहते हैं। और मैं समझता हूं कि हरियाणा का जो आपदा प्रबंधन विभाग है बहुत चाक चौबंद है। हमने अनेकों बिल्डिंग, नई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एक बहुत बड़ी लंबी सूची लिस्ट है जिसे कि हम सैकड़ों करोड़ की लागत से नए प्रिक्योर करने का काम कर रहे हैं। विपुल जी, आपने इक्विपमेंट की बात की, लेकिन जो विभाग आपदा से लड़ने के लिए ही बना था वो बचा नहीं पाए, जैसा कि हमने जिक्र किया यहाँ पर इस ताजा घटना का। आपको नहीं लगता कि इक्विपमेंट से ज्यादा यहाँ पर संवेदनशील होना चाहिए? इसके अलावा ट्रेनिंग की ज्यादा आवश्यकता है। मैंने वही कहा ना कि वो कोई पर्टिकुलर चीज के लिए उन लोगों को इक्विप नहीं किया जाता। वो लोग मल्टीपल स्थिति के अंदर, हर तरीके की स्थिति से वो, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने की बात हो, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी मेरे पास है। आपने देखा हिसार एयरपोर्ट, वहां से रेगुलर नई नई फ्लाइटें चालू हो जाए, चाहे अयोध्या की बात हो, चाहे कलकत्ता की बात हो, चाहे जयपुर की बात हो, और चाहे अब नांदेड़ साहिब की बात हो, वहां से हम लोग, चंडीगढ़ की बात हो, वहां से हम फ्लाइटें चालू कर रहे हैं। और रेगुलर ये लगा हुआ है, ये जो प्रयास चालू है कि ज्यादा से ज्यादा उसे लोगों के लिए कनेक्टिव बनाएं। तो मैं समझता हूं कि सभी और ध्यान है, और आप देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में उसके बड़े रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि सिविल एविएशन मंत्रालय भी आपके पास है, और आपने देखा कि किस तरीके से हालिया दिनों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हुई हैं, हादसे हुए हैं, विमान हादसे। जो लोग हैं जो हवाई यात्रा करना चाहते हैं, किस तरीके से आप उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करवाएंगे? और हिसार के अलावा और क्या कुछ पाइपलाइन में है प्रोजेक्ट्स या एयरपोर्ट्स? देखिए, ये सुरक्षा की बात है। सुरक्षा के लिए डीजीसीए एक बड़ा डिपार्टमेंट है, और बड़े सारे पैरामीटर्स को देश के सभी एयरपोर्ट उस पर अप्लाई करने का काम करते हैं। उसी के अनुरूप, उसी के अकॉर्डिंग फ्लाइंग सिस्टम जो है चलता है। लेकिन ये हादसे, परसों भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ हमारे देश के एक बहुत बड़े राजनीतिक, जिनका वहाँ पर स्वर्गवास भी हो गया, और पीछे भी आपने देखा गुजरात के अंदर भी हुआ। इट इज एन एक्सीडेंट, ये कभी भी कहीं भी कैसे भी हो सकता है। लेकिन सुरक्षा के सारे जितने भी आप लोगों ने देखा पैमाने, चाहे वो गुजरात एयरपोर्ट की बात हो, चाहे परसों बारामती में हुआ, इसमें कहीं भी लैकिंग, कहीं ऐसा नहीं था कि सिस्टम की लैकिंग है या कुछ है। लेकिन एक्सीडेंट है, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं, वेरियस बातें, रीजंस हो सकते हैं, तो वो है। और लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा का जो एयरपोर्ट हिसार है वो वेल इक्विप्ड एयरपोर्ट है। चाहे हमारा भिवानी का एयरपोर्ट हो, चाहे हमारा आने वाले दिनों में अंबाला का एयरपोर्ट हो, चाहे करनाल की एयर स्ट्रिप हो, चाहे पंचकुला की एयर स्ट्रिप हो, सभी पर जितने भी उपकरण हैं, जितने भी नॉर्म्स हैं, सभी को लागू किया गया है। और हम आने वाले दिनों में एयर टैक्सी चलाने का काम, हेलीकॉप्टर की सेवा से, चाहे हमारे जो देवी देवताओं के प्रमुख स्थान है, चाहे सालासर की बात हो, चाहे बालाजी की बात हो, वहां पर हम लोग हेली सेवा चलाने की बात कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग माता के दर्शन करने जा सकें पंचकुला से, इस तरीके की सेवाएं भी जल्दी से शुरू कर रहे हैं। और चंडीगढ़ टू दिल्ली और फरीदाबाद भी हेली सेवाएं चल सकें, इसके लिए भी बड़ी तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आपने पूरा ये रोड मैप बताया है। अच्छा, कुछ दिनों पहले आपने ब्राह्मणों पर एक टिप्पणी की थी जिस पर काफी विवाद हुआ। देखिए, जो ब्राह्मणों पर टिप्पणी, जो तोड़ मरोड़ कर, एआई का जमाना है, कोई कुछ भी कर सकता है। आज विपुल गोयल की बजाय किसी और को बैठा दिखा दो कि वो ये बात कर रहा है। जो बातें थी उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, उसका क्लियर करने का काम या सच्चाई को बताने का काम मैंने किया। और ब्राह्मण समाज एक सम्मानित समाज है। मैं और मेरा परिवार, क्या सभी लोग, हम ब्राह्मण की इज्जत करते हैं। ऐसी कोई भी किसी तरीके की बातें ना हमारे बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हुआ। जो क्लैरिटी थी वो हो गई और इसको एकदम तरीके से क्लियर हो गया। विपुल गोयल जी, क्योंकि आपने बारामती में जो हादसा हुआ, अजीत यादव को आज पूरा देश याद भी कर रहा है। विपक्ष की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बेहद
किस तरीके से ममता बनर्जी ने जो एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, साजिश का आरोप उन्होंने लगाया है। इस वक्त पर इस तरीके का बयान देना, विपक्ष का एसआईआर को लेकर लगातार सरकार पर सवाल खड़े करना, और उसके बाद आपका तो विजय रथ बढ़ता ही गया, यहाँ से बिहार, बिहार से अब महाराष्ट्र। आप इन बयानों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विपक्ष की तो बात क्या करें, अगर वो ठीक काम करें तो, अगर जांच ना करें तो वोट चोरी का आरोप, अगर जांच कर दें तो भी एसआईआर पर, अरे भाई जो पात्र व्यक्ति होगा उसी को तो वोट देने का अधिकार होना चाहिए ना। जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा उसको ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए ना। और एसआईआर कोई भारतीय जनता पार्टी ने लागू नहीं की, ये सन 1952 से एसआईआर का जो इंस्पेक्शन होता रहा है, पिछले कुछ सालों के अंदर नहीं हुआ तो उसको दुरुस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और रही इनके बयानों की बातें, तो विपक्ष के बयानों की तो बात ही क्या कहनी है। आप मतलब इस स्थिति में ये बात कहना कि इसमें कोई साजिश नजर आती है, कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है कि एक्सीडेंट के अंदर तो अभी जो गुजरात के अंदर एक्सीडेंट हुआ उसमें भी कोई साजिश थी क्या। मतलब इस तरीके की बातें इतने जिम्मेदाराना पद पर बैठकर, और जब इनके कोल्यूशन, इनके जो फेस है, इनके नेता हैं, वही जब ऐसी बात कहते हैं हरियाणा की जनता, उन्होंने हरियाणा की सरकार पर या हरियाणा के सिस्टम पर आरोप नहीं लगाया, उन्होंने हरियाणा की 2,80,00,000 जनता पर उन्हें झूठा करार देने का आरोप लगाया। और जनता अच्छे तरीके से जानती है। और एक एक बात का BLA 2 ने जब जवाब दिया, सारी बातें, सारे रिजल्ट सामने आए, तो वो लोग छोड़ भागे, कोई चर्चा नहीं करते। अगर उनको ऐसा ही लग रहा है तो वो कोर्ट के अंदर जाते, अपनी बातों को कहते, वहां पर नहीं जाएंगे। आज विधानसभा के अंदर बात हुई, जब इस पर चर्चा कराई गई वोट चोरी पर, कि वोट चोरी पर चर्चा, या क्योंकि जब हरियाणा के अंदर, हरियाणा पर आप आरोप लगा रहे हो, जब चर्चा करते हैं तो वो जवाब सुनने को तैयार नहीं, चर्चा में भाग लेने को तैयार नहीं है, सिर्फ आरोप लगाया और चले गए। वो एक गैर जिम्मेदाराना और अलोकतांत्रिक व्यवहार आज विपक्ष का है। कोई भी सकारात्मक भूमिका, अभी परसों तरसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विपक्ष के विधायकों को भी आमंत्रित किया कि बजट पे चर्चा करो, कोई बात हमसे छूट जाए आप हमें सुझाव दीजिए, आप बताइए कि बजट को कैसे बेटर किया जाए, कैसे सर्वस्पर्शी किया जाए। आप बाद में माइक लेकर बोलते हुए फिरोगे भी ये नहीं किया, आप अभी बता दीजिए, हम उसे सम्मिलित कर लेंगे। लेकिन एक भी विधायक विपक्ष का वहां पर नहीं आया, एक ने भी सुझाव नहीं दिया। और आप देखेंगे जिस दिन बजट आएगा उस दिन आप लोगों के चैनल पर बैठकर लंबी लंबी बातें करने का काम करेंगे। ये ढोंग करते हैं, ये काम नहीं करते, ये कोई सकारात्मकता नहीं है, ये सिर्फ ढोंग और दिखावा करने का काम हमारे विपक्ष के लोग पर ये करते मुद्दा हैं। हमेशा उठता है। विपुल जी, आप कहते हैं कि जो जी राम जी योजना है वो मनरेगा से बेहतर है। विपक्ष ये कह रहा है कि 8 लाख मनरेगा मजदूर पंजीकृत है, जिसमें से 2100 को ही 100 दिन का रोजगार मिला। मैंने कहा ना, विपक्ष की बातों का तो अगर इसकी तथ्य पर जाएंगे, 8 लाख से ज्यादा लोग इस पे जी राम जी पर, मनरेगा पर लाभान्वित होते हैं। और जी राम जी जो है, सिर्फ मनरेगा था वो किसी को काम देने की गारंटी, लेकिन जी राम जी है एक सकारात्मक डेवलपमेंट की राजनीति। आज जी राम जी के तहत गांवों का समुचित विकास हो सके, उसमें एसेट क्रिएशन हो सके, उसका एक विकास, एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट वहां पर हो सके, जी राम जी को इसलिए किया गया। और 100 दिन नहीं, 125 दिन करने का काम माने प्रधानमंत्री जी ने इसके अमेंडमेंट के अंदर किया है। लेकिन उस बात को समझने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ बहकाना, भड़काना, उल्टी सीधी बातें करना। और जब तथ्य पर कहेंगे जी राम जी पर डिबेट करो, तो डिबेट करने को तैयार नहीं थे। माननीय मुख्यमंत्री जी राम जी पर जवाब दे रहे थे, विपक्ष उठकर भाग गया, सारा का सारा चला गया। नहीं, हमने तो आरोप लगाए थे, लिखकर भेज देना। तो इनका आचरण देश की जनता भी देख रही है। यही तो कारण है कि आज इनका क्या हाल हो रहा है। हरियाणा के अंदर हुआ, दिल्ली के अंदर हुआ, अब बिहार के अंदर ताजा ताजा जिस तरीके की बड़े बड़े, महाराष्ट्र के अंदर हुआ। और नहीं, बिहार में तो ताजा ताजा आप लोग देख रहे हो किस तरीके की बातें। वहां तो वोट चोरी की बातें लगाई थी, तो वहां तो इनके हिसाब से वोटों की डकैती हो गई। इतनी सारी वोटें लोगों ने दे दी, इतनी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके पार्टनर्स को जीतने को मिली है। तो इसलिए इनकी कोई बातें नहीं है, बिल्कुल निराधार बातें करते हैं। राहुल गांधी जी को कोई लिखा लिखाया एक दे जाता है इनकरेक्ट सा एक पेपर, वो उसी को बोलकर अपने आप को सोचते हैं हाँ जी मैं बहुत बड़ा 30 मार्क का हो गया, मैंने बहुत बड़ी बातें कर ली। लेकिन उसके डिटेल में जब जाते हैं तो फिर कोई बातें नहीं मिलती। उसको देने के बाद विदेश चले जाएंगे, उसको देने के बाद बाहर चले जाएंगे, डिबेट नहीं करेंगे।
और जो उससे रिलेटेड अथॉरिटीज है, भाई आप इलेक्शन कमीशन के अंदर जाइए, आप कोर्ट के अंदर जाइए, आप कोई नोटिस दीजिए, वो सब नहीं करेंगे। सिर्फ इवेंट, पॉलिटिकल इवेंट करेंगे, प्रेस के लोगों को बुलाएंगे। नहीं, वो तो कहते हैं कि आप लोग ज्यादा मार्केटिंग करते हैं, वो तो कहते हैं आप लोग ज्यादा मार्केटिंग करते हैं, आपसे सीखा है उन्होंने। हम अपने काम को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये जो देश है 140 से 150 करोड़ का देश है, इस तक पहुंचाने के लिए वेरियस माध्यम चाहिए। सोशल मीडिया भी चाहिए, मीडिया भी चाहिए, प्रिंट मीडिया भी चाहिए, और लोगों तक उनकी जरूरत के लिए जो जो अमेंडमेंट देश के प्रधानमंत्री करते हैं वो लोगों तक पहुंचे, देश के मुख्यमंत्री करते हैं वो लोगों तक पहुंचे। इसके लिए हम लोग काम करते हैं। वो लोग भ्रम फैलाने के लिए काम करते हैं, वो भ्रम फैलाने के लिए इवेंट करते हैं, वो भ्रम फैलाने, झूठ बोलने के लिए आप लोगों का सहारा लेते हैं। आइए सुनिए, हम झूठ बोल रहे हैं, आगे तक पहुंचाने का काम करें। लेकिन अब देश सोशल मीडिया का जमाना है। आज की डेट में इंफॉर्मेशन कोई ज्यादा लंबी बात नहीं है कि एक अंतर्देशीय पत्र जाएगा और 2 महीने में पहुंचेगा, किसी को पता लगेगा। 2 मिनट में ही लोग देख लेते हैं अपने फोन पर और एनालाइज कर लेते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। तो इसलिए उसी का परिणाम है। लोकतंत्र के अंदर तो पैमाना वोट है। आप देखो निरंतर वोट जो जिस तरीके से लोग हर बार इजाफा करते आ रहे हैं, और अब बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर दीदी को भी पता लग जाएगा कि किस तरीके की साजिश रची है। वो जब वहां पर जीत होगी ना भारतीय जनता पार्टी की, उसे भी साजिश करार देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी वेस्ट बंगाल के अंदर। ये मैं आपको बता रहा हूं आपकी बात। अच्छा, तो आप कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं खुद 2 बार वेस्ट बंगाल के अंदर घूमा हूं। मैं आम चलने फिरने वाले या छोटे दुकानदार, रेहड़ी वाले, पटरी वाले और आम लोगों से मैं मिला हूं। लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का है। तो यही जो है विपक्ष इस पर कह रहा है ना कि एसआईआर इसीलिए हुआ है। आप देखिए एसआईआर क्या हुआ। एसआईआर के अंदर जो पात्र व्यक्ति नहीं है उनके वोट का अधिकार खत्म करना चाहिए, नहीं चाहिए? आप बताइए। आप अमेरिका में जाके वोट दे पाएंगे? आप लंदन में जाके वोट दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। अरे जब हिंदुस्तान का जो नागरिक नहीं है हिंदुस्तान में वोट कैसे दे देगा? इसको चेक करना कोई खिलाफत है क्या किसी की? कमाल है, कैसी बातें करते हैं। मैंने कहा ना, कोई आरोपों में दम नहीं है। तथ्य की बात नहीं करेंगे, डिबेट करो, कोई डिबेट नहीं करेंगे, सिर्फ आरोप लगाया और भागे एसआईआर। अरे भाई, मोदी जी जैसे बड़े व्यक्तित्व से टक्कर लेने के लिए लोगों की विकास का, लोगों के सोशल वेलफेयर का एक बड़ा खाका खींचना पड़ेगा, बड़ी पॉलिसी और बड़ी योग्यता लानी पड़ेगी। ये झूठ बोलने से मोदी को हराया नहीं जा सकता। विपुल गोयल जी, एक आखिरी सवाल आपसे। 1 फरवरी को देश का बजट आने वाला है। हरियाणा के बजट से इस बार हरियाणा की जनता क्या उम्मीद लगाए? क्या कुछ पिटारे से निकलने वाला है? हरियाणा की जनता को क्या कुछ मिलने वाला है? देखिए, मेरा भी राजनीतिक जीवन, चाहे मैं 2014 से इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का पार्ट बना हूं और मैं जनप्रतिनिधि बना हूं, लेकिन मैं राजनीतिक सूझ समझ मेरी बहुत पुराने से है। लेकिन इतने बड़े नंबर पर, इतने बड़े लोगों को, इतने बड़े वर्टिकल और इतने बड़े सेगमेंट को जो छूने का काम माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया, मैं उनका धन्यवाद भी करूंगा। हर सेगमेंट के लोगों को, हरियाणा के लोगों को जा जाकर पूछने का, उनका फीडबैक लेने का काम किया है। और अभी परसों तक का आंकड़ा था 9000 से ज्यादा सजेशंस उन्होंने कलेक्ट करने का काम किया। इतना बड़ा नंबर मैंने कभी नहीं देखा कि राजनीति के अंदर कोई मुख्यमंत्री जगह जगह जाकर लोगों से सुझाव ले कि हमारा वोट, हमारा बजट कैसा होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आने वाला बजट सर्वस्पर्शी होगा, बेहतर होगा, और लोगों के, ये हरियाणा की सरकार का बजट नहीं होगा, हरियाणा की जनता का बजट होगा। 2 करोड़ 80 लाख लोगों का बजट होगा। ठीक है, आप हरियाणा की जनता का बजट बता रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने फरीदाबाद के लोगों को मिनी स्टेडियम की सौगात भी दी। तो ऐसे और क्या क्या तोहफे आप प्रदेशवासियों को देने वाले हैं? देखिए, मैं मंत्री, अपना जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ मंत्री भी हूं। मैंने बताया कि चाहे स्मार्ट तहसीलों की बात हो, चाहे नई एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी की बात हो, एयर टैक्सी की बात हो, उसके अलावा अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर नए नए जो काम है डेवलपमेंट के, वो करने की बात हो, और अपनी विधानसभा के अंदर भी एक बड़े अच्छे तरीके से लोगों से जो हम वादे करके आए थे, लोगों की जो इच्छाएं हैं, क्योंकि डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोग्राम है जो टाइम के साथ साथ बदलता रहता है, उसमें मॉडिफिकेशन की भी जरूरत होती है। तो मैं यही है कि उनके अनुरूप, उनकी इच्छाओं के अनुरूप जो काम होगा उसे करेंगे। और हरियाणा के अंदर जो मेरे अंदर मंत्रालय है, उसको अच्छा रिजल्ट और लोगों के कहते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनसे बेनिफिट हो सके, और जो लोगों की उम्मीदें उन पर हम लोग खरा उतर सके, ऐसा हम प्रयास करेंगे।